स्वागत है दोस्तों स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हिंदी क्लास 10th की हिंदी है। ठीक है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने पहले बता दिया, इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विष के दांत। और ये जो विष के दांत है ये क्या है, एक कहानी है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कोई पॉइंट आपसे छूटे ना। तो आप लोग समझ गए। ठीक है, तो विष के दांत जो कहानी है, इनके लेखक कौन है बाबू? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। और ये है क्या बाबू? कहानी। याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी भी इसका जबरदस्त है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लेखक के बारे में। ठीक है, लेखक ने भाई क्या क्या काम किया, क्या है, तो देखिए इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ बाबू? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। वो भी कहां? पटना के बदरघाट में। कहां हुआ बाबू? पटना के बदरघाट में। समझ में आया आपको लोग को? ठीक है, आगे बात करते हैं संस्कृत के प्रख्यात विद्वान। ठीक है, संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे? पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। और इनकी माता का नाम क्या था बाबू? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक है, ये हो गया लेखक के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। ठीक है, कहानी आप लोग के टीचर ने आप लोग को समझा दिया होगा। ठीक है, मैं पर मेन पॉइंट लेके चलूंगा यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी में है कौन कौन। देखिए एक सेन साहब है, सेन साहब की बेटियां हैं, और जो मुख्य किरदार है इस कहानी का वो है खोखा, यानी जिसका दूसरा नाम कासू भी है। ठीक है, तो मेन खेलवेल जो है ना इस कहानी का, विष के दांत का, वो इसी का, क्योंकि उसका मतलब सीधा समझिए कि अमीर और गरीबी का सिस्टम जो है वो इस कहानी में दिखाया गया है कि अमीर जो घर का बच्चा होता है वो कैसे तोड़ तूफानी खचरेपन जो होता है गांव में भाषा में वो क्या करता है, और जो गरीब परिवार का होता है वो कैसे अपना जीवन में मतलब उतार चढ़ाव को देखता है। ठीक है, इस चीज को देखा गया है। तो देखिए सेन साहब है और मदन है। ठीक है, गिरधर लाल जी है, सबके बारे में आप धीरे धीरे जानिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेन साहब के पास। तो देखिए सेन साहब ने एक मोटर कार खरीदी थी। ठीक है, सेन साहब की क्या है भाई? एक नई मोटर कार, वो भी एकदम काली चमकती हुई। सेन साहब की मोटर कार कैसी है? एकदम काली चमकती हुई। और उस गाड़ी का जो नाम है वो क्या है भाई? स्ट्रीमल एंड थी। वो गाड़ी क्या थी? स्ट्रीमल एंड। याद रहेगा आपको, आप लोग को। सेन साहब की नई मोटर कार क्या थी? काली चमकती हुई थी। कैसे रंग की थी? काली चमकती हुई। और गाड़ी क्या थी? स्ट्रीमल एंड थी। ठीक है, जो बिल्कुल नई मॉडल, यानी उस समय जिस समय सेन साहब की बात की जा रही है उस समय की बिल्कुल नए मॉडल की। और कितने की थी? 7,500 में थी। अभी गाड़ी मिलेगी 7.5 लाख की मिलेगी। ठीक है, तो अभी कितने, उस समय उन लोगों ने कितना का खरीदा था सेन साहब ने? 7,500 रुपए में। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अब सेन साहब के घर में चलते हैं हम लोग। तो देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। और उनका एक बेटा था जो कि बहुत दुलारू था, जिसका नाम क्या था? खोखा था। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां, और उनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? खोखा। ठीक है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। वो सोचते थे मेरा बेटा मतलब छेड़खानी करता है, कहीं टूट फाट हथौड़ी लेके गाड़ी का शीशा तोड़ देता था, तो उनके मन में ये विपदा रहती थी कि वो इंजीनियर, मतलब उसके अंदर इंजीनियर की रुचि वो देखते थे, और वो ऐसे चाहते थे इंजीनियर बने और एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कौन चाहते थे? सेन साहब। सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। खोखा की जो उम्र थी वो 5 वर्ष की थी। ठीक है, खोखा की जो उम्र है, खोखा की उम्र 5 वर्ष थी। ठीक है, और खोखा का दूसरा नाम या कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है खोखा के घर का नाम। ठीक है, तो खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। ठीक है, अब बात करते हैं मदन के बारे में। यहाँ से खोखा का सिस्टम खत्म हो गया, अब आता है मदन के ऊपर। तो मदन, देखिए मदन जो है, मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल, जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। गिरधर लाल कौन थे? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे। और गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन, यानी मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। आगे बढ़ते हैं। मदन ने खोखा के, देखिए लास्ट पॉइंट है, यही कहानी का अंत है। ठीक है, तो मदन ने क्या किया? खोखा के 2 दांत तोड़ डाले, और इसी को विष के दांत मतलब कहानी दिया गया।
ठीक है, यानी मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, दो दांत। यहां से लेके आपको जितना भी मैंने अभी बताया मेन पॉइंट, ये हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो प्रयास कीजिए इस पॉइंट को याद करने के लिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है देखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक वीवीआई पॉइंट्स है, कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है नलिन विलोचन के द्वारा क्या क्या रचनाएं थी, ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं की है। तो देखिए दृष्टिकोण, याद रखिएगा, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ये बहुत बार आया हुआ है, ये भी बहुत बार आया हुआ है। हिंदी उपन्यास विशेषता में उन्होंने लिखा था प्रेमचंद्र, ठीक है। साहित्य तत्व और आलोचना, ठीक है, ये क्या है भाई, ये उनकी रचनाएं हैं, ये ध्यान रखें। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ये क्या उनकी रचनाएं हैं। और हिंदी उपन्यास में अगर बात करें जो उनका मतलब बहुत फेमस हुआ था, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना। कहानी संग्रह की बात करें तो नकेन के प्रापद, नकेन दो, सदल मिश्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री, स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और इतिहास इत्यादि। तो देखिए अब कहिएगा सर इतना कैसे याद करेंगे, आपको दो चीज याद करना है, मैंने लिखा दिया आपको, मेन आपको याद करना है इनकी रचनाएं, ठीक है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड और उपन्यास। उपन्यास में जो जो पूछा जाता है, जो जो मेन है आपके लिए, ठीक है, उसको आप लोग को याद रखना है। उनकी रचनाएं क्या थी बाबू, दृष्टिकोण ही तो याद रखिएगा, दूसरा क्या है भाई, मानदंड। ये दोनों याद करने में कोई कठिनाई नहीं। प्रमुख रचनाएं नलिन विलोचन की कौन कौन सी है, दृष्टिकोण और मानदंड, ये आप पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हिंदी उपन्यास की, तो हिंदी उपन्यास में कौन था फेमस भाई, प्रेमचंद्र, याद रहेगा आपको, प्रेमचंद्र, आलोचना, प्रेमचंद्र और आलोचना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपके लिए बहुत है, ऑब्जेक्टिव इससे ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा पॉइंट्स खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे अभ्यास पर, क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। चलिए अभ्यास के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं है, वो कहता है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ठीक है। यानी कहानी के शीर्षक के बारे में आपको बताना है, कहानी जब आप पढ़िएगा तब अपने आप से लिख लीजिए। प्रयास कीजिए, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ हिंदी के कि कहानी को जितना हो सके 3 से 4 बार पढ़िए उसको, तो ज्यादा मजा आएगा करने में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। लिंग भेद होता था ना भाई, लड़कियों को नहीं माना जाता था, लड़के को माना जाता था, क्योंकि लड़का कौन था, एक ही था, कौन, खोखा, ठीक है। तो उसी के बारे में बताना है। देखिए सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा था। हर पॉइंट को ध्यान समझिएगा तभी लिखिएगा। सेन साहब के परिवार में कितनी बेटी थी, 5 बेटी और 1 बेटा था। उनके परिवार में लड़कियों एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव था, ठीक है। और लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वह क्या क्या नहीं करना है, मतलब उनको कहा जाता था भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, यानी पूरा नियम कानून उनके ऊपर लागू था। किसके ऊपर, लड़कियों के ऊपर। जबकि इसके विपरीत लड़का काशू को पूरी स्वतंत्रता थी, यानी जो उनका बेटा था काशू, जिसे हम खोखा कहते हैं, ठीक है, उसे पूरी स्वतंत्रता थी, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। यानी उसके ऊपर कोई नियम कानून ही नहीं था, वह चाहे जो करे, उसे कोई डांटने वाला नहीं था। वो गलती भी कर देता था तो उसे डांटने वाला कोई नहीं था, और उसे शाबाशी मिलती थी, वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। बच्चों के पालन पोषण, अब बताइए मुझे, आपको लग रहा है ना, है कि नहीं है, बेटियों के लिए नियम कानून है, बेटे के लिए नहीं है ना। तो यही चीज देखा गया कि बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद के चलते सेन साहब की लड़कियां कुंठित सी हो गई, मतलब अनुशासित हो गई, एकदम पूरा जिसको कहा जाता है एकदम रोबोट जिसे कहा जाता है कि भाई जो कहा जाएगा वही सुनेगा, एक कदम चलना है तो चलना है, रुकना है तो रुकना है। और इसी के विपरीत और लड़का कासू कैसा हो गया, बिगड़ैल हो गया। तो बताइए लिंग भेद है कि नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग को समझ में आ गया, अपने शब्दों से आप लोग लिख सकते हैं कि भाई 5 बेटियों के लिए नियम कानून था और बेटे के लिए कोई नियम कानून नहीं था। चलिए 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, हर बार आता है ये, ठीक है। एक साल दे आना दे, दूसरा साल हर बार आना है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए खोखा के बारे में आपको पता है, खोखा कैसा है, मतलब जो होता है शरारती, है ना, बिगड़ैल बच्चा, कुछ कहने वाला नहीं किसी को, वैसा बच्चा है। अब देखिए खोखा का जन्म तब हुआ था
जब उसकी कोई उम्मीद मिसेस सेन और सेन साहब को बाकी नहीं रह गई। यानी खोखा जब पैदा हुआ यानी उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि अब हमको बेटा होगा ही नहीं। यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि हमको बेटा होगा कि नहीं, तब जाके खोखा आया। ठीक है, इसी तरह खोखा जन्म के संदर्भ में जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था। इसी के कारण खोखा जब जन्म हुआ मतलब ना उम्मीद था कि भाई होगा कि नहीं होगा, तब जाके उसने जन्म लिया। यानी जीवन के नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। जीवन जब खत्म हो रहा था तब जाके खोखा हुआ। इसके साथ ही वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी घर का कोई नियम कानून उसके लिए कुछ नहीं था, वो उसका भी अपवाद था। ठीक है, जैसे आम देखते हैं आप लोग, अगर मान लीजिए 10 गो आम है तो उसमें से वो कोलपैत निकल जाता है। ठीक है, कोलपैत आम जो ना खाने योग्य है ना किसी काम का। ठीक है, तो उसी तरह ये भाई 5 बेटी के बाद हुआ भी तो क्या, कोलपैत हुआ। ठीक है, यानी हर चीज में नियम का अपवाद ही था, नियम कानून इसके लिए था ही नहीं। क्योंकि उसका जन्म देखिए 5 बहनों के बाद हुआ था, नियम केवल 5 लड़कियों के लिए थे, खोखा के लिए नहीं थे। खोखा घर के नियमों के क्या था, ऊपर था, उसके लिए कोई जी हुजूरी फलना चलना कुछ नहीं, जो उसका मन होगा वही करेगा। ठीक है, तो आप लोग यहां तक समझ गए। और भी क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपके थ्रू किसी दोस्त को भी और फायदा मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।